ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए आपातकाल के 50 साल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और पत्रकार सौरभ शुक्ला। आज हम बात करेंगे उस दौर की जब भारत में लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द बन गया था और संविधान सिर्फ एक किताब। वो तारीख जब आधी रात को देश पर आपातकाल थोप दिया गया, प्रेस की आवाज को कुचल दिया गया, नागरिक अधिकार छीन लिए गए और संविधान चुपचाप दम तोड़ता रहा। क्या उस दौर को संविधान की हत्या कहना अतिशयोक्ति है या एक सच्चा बयान है? क्यों हमें आज भी उस अंधेरे दौर को याद रखना जरूरी है? तो आइए इस ऐतिहासिक अध्याय को गहराई से समझते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं अशोक टंडन जी और हमारे साथ जुड़ेंगे विक्रम मलकानी जी, जिन्होंने इमरजेंसी पर एक किताब लिखी और उनके खुद के अनुभव वो हमारे साथ साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की इमरजेंसी के दौरान जो यादें रही हैं, उस पर एक किताब आई है, द इमरजेंसी डायरीज, ईयर्स दैट फॉर्ज्ड अ लीडर। अशोक टंडन जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका शो में और आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो एक नई किताब प्रधानमंत्री के जीवन के अनुभवों के ऊपर आई है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, द इमरजेंसी डायरीज जो आपातकाल के वर्षों की एक पुस्तक आई है, उसमें प्रधानमंत्री स्वयं ये कहते हैं कि आपातकाल के वर्षों के दौरान उनकी जो यात्रा थी उसका इसमें पूरा वृतांत दिया गया है और उससे उनकी भी उस समय की बहुत सारी यादें जो हैं वो फिर से उभर कर आई हैं। तो इस पुस्तक में ये कहा गया है कि जब आपातकाल लगाया गया था तो नरेंद्र मोदी एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के युवा प्रचारक थे। आपातकाल विरोधी जो आंदोलन हुए उस समय, जिसमें जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन था, गुजरात में नवनिर्माण का एक युवा आंदोलन था, छात्र आंदोलन था, तो जितने भी आंदोलन हुए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनके लिए ये सीखने का एक बहुत बड़ा अनुभव भी था। और इसी दौरान जो भारत का लोकतांत्रिक ढांचा है, जो उसको सुरक्षित करने का जो महत्व है, उसकी भी समझ उनको आई, क्योंकि बचपन से वो ये देखते आ रहे थे कि देश में लोकतंत्र है, चुनाव हो रहे हैं, लेकिन क्या कभी देश के लोकतांत्रिक ढांचे को खतरा भी हो सकता है? उसको बचाए रखने के महत्व की भी उनका मानना है कि उनको उससे बहुत बड़ी सीख मिली। और इस दौरान जो आपातकाल रहा तो वो बहुत से राजनीतिक नेताओं के संपर्क में आए, तो उससे भी उनको सीखने का बहुत बड़ा मौका मिला। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि उनके अनुभवों को एक किताब के रूप में संकलित किया गया है और जिसकी प्रस्तावना पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा ने लिखी है, जो खुद आपातकाल विरोधी आंदोलन के एक दिग्गज रहे थे। तो ये पुस्तक इसीलिए भी लाई गई है कि अभी की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को हम ये लगातार याद कराते रहें कि आपातकाल क्या था, क्यों था, उसके दौरान क्या कटु अनुभव आए और देश में संविधान को किस तरह से एक तरफ ताक पर रख दिया गया था। एक बार जब हुआ, इसलिए उसको काला अध्याय कहते हैं। तो आने वाली पुश्तों को ये मालूम रहना चाहिए कि उस समय क्या हुआ था, तो क्या परिस्थितियां थी, ताकि आगे कोई भी सरकार आकर उस प्रकार के काले अध्याय को दोबारा से दोहराना सके। बिल्कुल। तो इसी से जुड़ा एक अगला सवाल, आपके खुद के क्या अनुभव रहे उस दौर के और 1975 में आपातकाल लगाने की दरअसल असली वजह क्या थी? देखिए, 25 जून 1975 को ये रात के 12 बजे ये लगाया गया, 24 की आधी रात को। उस समय 2 घटनाक्रम देश में हो रहे थे। एक घटनाक्रम था कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में छात्र आंदोलन चल रहे थे। उस समय जो परिस्थितियां थी उसमें युवकों के लिए रोजगार नहीं थे और महंगाई बढ़ रही थी। तो एक तरह से देश में असंतोष की लहर भी चल रही, जिसको हवा दे रहे थे युवा आंदोलन, जैसे मैंने कहा नवनिर्माण आंदोलन गुजरात में। तो ये एक परिस्थिति चल रही थी। दूसरी तरफ क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी का 12 जून 1975 में उनका जो चुनाव था रायबरेली से, उनसे जो हारे थे समाजवादी नेता राजनारायण जी, उन्होंने एक चुनाव याचिका दायर की हुई थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो न्यायमूर्ति थे जगमोहन लाल सिन्हा, उनका फैसला इंदिरा गांधी के पक्ष में नहीं गया। उन्होंने उनके चुनाव को खारिज कर दिया और जिसके चलते उनके सामने एक ही रास्ता था कि वो प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दें। तो 12 जून से लेकर हम जब 25 जून तक आते हैं तो जो छात्र आंदोलन थे वो और तेज हो गए और उस समय उसका नेतृत्व करने के लिए बहुत ही वरिष्ठ क्रांतिकारी समाजवादी नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण सामने आए और उन्होंने उन छात्र आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान किया।
अब ये जो दोनों घटनाक्रम चल रहे थे, तो 24 जून को रामलीला मैदान में विपक्षी दलों के सभी नेताओं ने एक रैली की थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जिसमें भाषण दिया था और उस भाषण में सरकार की विफलताओं की बात की थी और एक नारा दिया था, भावी भविष्य हमारा है, समग्र क्रांति नारा है, ये नारा दिया गया। और उन्होंने रामधारी दिनकर की एक कविता का भी एक अंश उसमें उन्होंने बोला, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उसको एक तरह से मुद्दा बनाते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण तो देश में अराजकता फैला रहे हैं, वो हमारी सशस्त्र सेनाओं को भड़का रहे हैं और इससे देश में अशांति फैलने का डर है। तो इससे बचने के लिए एक ही रास्ता बचता है कि उन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया, उसी रात को लगाया। तो एक तरफ तो डर था कि मेरा जो चुनाव रद्द हो गया, मुझे त्यागपत्र देना पड़ेगा, तो इस स्थिति में से त्यागपत्र देना, तो उन्होंने एक और आरोप लगाया, ये जो उनका चुनाव रद्द हुआ ये भी एक षड्यंत्र था उनके खिलाफ और बहुत सारी ताकतों ने मिलकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा और उनका चुनाव रद्द करवाया ताकि वो सत्ता से बेदखल हो सके। इसलिए ये षड्यंत्र को देखते हुए और जिस तरह की अराजकता फैलाने का जयप्रकाश नारायण जी कोशिश कर रहे हैं, उसके चलते मेरे पास एक ही विकल्प है, वो है कि देश में एक आपातकाल लगा दिया जाए। आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बहाना बनाया गया आर्टिकल 352। तो उस समय फिर ये आपातकाल लगा, जिसके बारे में आजकल हम खूब चर्चा भी कर रहे हैं और ये चर्चा होनी भी चाहिए। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये कहना सही होगा कि उस समय संविधान को एक तरह से निरर्थक दस्तावेज बना दिया गया था और मौलिक अधिकार खत्म हो गए थे पूरी तरह से? तो ये कहीं न कहीं इस ओर क्या इशारा करते हैं कि संविधान की आत्मा की एक तरह से हत्या हो गई थी, क्योंकि प्रेस सेंसरशिप भी लग गई थी, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हो रही थी, लगातार न्यायपालिका पर भी दबाव था। तो कैसा दौर था वो? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जब उनका चुनाव रद्द कर दिया गया और उनके आसपास जो नेता थे उन्होंने उसको एक षड्यंत्र का हिस्सा माना, तो उस समय उनके जो छोटे बेटे संजय गांधी थे, उन्होंने मां को कहा कि ये षड्यंत्र है, हम इसके आगे झुकेंगे नहीं, इसलिए हमको कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये षड्यंत्र फेल हो। तो उस समय के जो कानून मंत्री थे सिद्धार्थ शंकर रे, उनको कहा गया कि आप एक ऐसा ड्राफ्ट बनाइए जिसको हम प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो वो उन्होंने तैयार किया और रात 12 बजे के लगभग उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को उठाया गया और उनको कहा गया कि आप इस प्रोक्लेमेशन पर हस्ताक्षर कीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रोक्लेमेशन पर हस्ताक्षर के बिना इमरजेंसी लग नहीं सकती। बिल्कुल। तो एक तरह से उस समय के राष्ट्रपति को भी मजबूर किया गया और ऐसा एक आदेश निकाल दिया गया प्रोक्लेमेशन कि देश में जो है आपातकाल लागू हो गया। अब ये लगने के बाद लोग कोर्ट में जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, तो जो फंडामेंटल राइट्स है उनको सस्पेंड कर दिया गया। यानी कोई व्यक्ति भी हैबियस कॉर्पस के अंदर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता कि सरकार का ये जो फैसला है असंवैधानिक है। तो हमारी न्यायपालिका थी, उसको भी एक तरह से डिरेल कर दिया गया। समाचार पत्रों पर उसी रात से सेंसरशिप लगा दी गई और उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत से अखबारों की बिजली काट दी गई, उनके टेलीकम्युनिकेशन के लिंक काट दिए गए ताकि अगले दिन अखबार छपे ही नहीं, क्योंकि अगर छप गए और उसमें पूरा इसमें विस्तार से वर्णन हो गया तो देश की जनता को मालूम हो जाएगा कि इमरजेंसी क्यों लगाएगी। इसके बावजूद भी कुछ अखबारों ने छपते छपते में अपने अखबार के पन्ने खाली छोड़ा, किसी ने एडिटोरियल खाली छोड़ा, ताकि सुबह उठकर लोगों के हाथ में जब अखबार आएगा और उसका पहला पन्ना खाली होगा तो लोग समझ जाएंगे ये खाली पन्ना क्यों है, क्योंकि रेडियो पे तो लगातार चल रहा था कि आपातकाल लग गया है। और उसके बाद लगातार प्रेस की सेंसरशिप रही। तो हमारे साथ इस चर्चा में विक्रम मलकानी साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। विक्रम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके खुद के इमरजेंसी के दौरान क्या अनुभव रहे और जीवन किस तरह उस दौर में आप लोगों का चल रहा था? जिस दिन इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी आज से 50 साल पहले, तो मैं तो 8 साल का ही था, अपने परिवार में सबसे छोटा था। रात को मेरे पिताजी को पुलिस अरेस्ट करने आई थी। हमारे घर के पास जो पुलिस स्टेशन था वहां से लोग आए थे। गर्मी का मौसम था तो हम बाहर के आंगन में सब सो रहे थे। तो मैं और मेरी बहन तो घर में सबसे छोटे थे, तो मैं 8 साल का, वो 10 साल की। तो अगले दिन सुबह हमारी माँ ने बताया कि मेरे पिताजी को जेल ले गए हैं और वही घर पे कमाने वाले थे, तो हमारे पास पैसे भी कम थे। हमारे पास ऐसे लोग भी थे, रिश्तेदार, जिन्होंने हमारी मदद की और दोस्तों ने, तो किसी तरह 2 साल हमारा घर चला।
हम दोनों भाई बहन मॉडर्न स्कूल में पढ़ते थे, जो काफी महंगा स्कूल था उस समय। जो भी मुश्किलें झेली वो मेरी माँ ने ही की। विक्रम जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज इमरजेंसी के इतने दिन बाद जब लोगों ने चीजों को समझा, सालों से ये कहा जा रहा है कि उस दौरान संविधान की हत्या कर दी गई थी, आप इस बात से कितना सहमत हैं? मैं तो पूरी तरह सहमत हूँ। कुछ बोलने से भी लोग डरा करते थे। मैं ही नहीं, ऐसे हजारों लोग होंगे जिनका फोन टैप हुआ करता था घर पे। मेरे घर के कुछ दूर ही कोई खड़ा रहता था, लेकिन हम ये समझ गए थे कि वो देख रहा है हमारे घर पे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। वैसे सच ये था कि जो लोग जेल जा सकते थे वो चले गए थे, कुछ लोग जो नहीं गए वो अंडरग्राउंड थे, तो खुल के तो हमारे घर कोई आता ही नहीं। तो हत्या तो पूरी तरह हुई थी। और जैसे मैंने कहा कि 50 लोग, मैं बहुत छोटा था उस समय, लेकिन अब कुछ यादें तो अभी भी हैं मुझे उस समय की। जैसे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोस्त टाइम वैसे भी गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर ही थे जी। लेकिन न्यूज़पेपर्स भी यहाँ तो बंद हो गए। जैसे मेरे पिताजी के जो 2 पेपर्स वो एडिट करते थे, मदरलैंड और ऑर्गेनाइजर, दोनों बंद थे 2 साल के लिए। बाकी जो थे, जो गवर्नमेंट की बात बोलेंगे वो चल रहे होंगे किसी तरह। तो हत्या तो पूरी तरह हुई थी उस समय। बिल्कुल। अब चर्चा में अशोक टंडन जी को भी शामिल करते हैं। सर, एक तरह से आम लोगों के अधिकार उस दौर में थे क्या? तमाम लोगों के जेल जाने की खबरें आज जो बताया जा रहा है कि कोई बालिग है या नाबालिग है उससे फर्क नहीं पड़ता था उस दौर में, लेकिन जेल डाल दिया जाता था लोगों को। तो क्या विरोध की कोई भी आवाज कहीं से भी आ रही हो, वो कुचलने की ही कोशिश होती थी उस दौर में, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक? देखिए, उस समय जितने भी विपक्षी नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। उनको गिरफ्तार किया गया था मीसा के तहत, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, कि ये लोगों का बाहर रहना आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। तो सबसे पहले तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उसी रात 12 बजे के बाद ये गांधी पीस फाउंडेशन जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है, वहां से उनको सोए हुओं को उठाकर और जेल में डाल दिया गया। फिर एक एक करके जितने भी उस समय बड़े संपादक थे, उसमें के.आर. मलकानी थे और लोग थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो स्वतंत्रता जो लोगों की थी वो इसी तरह से छीन ली गई कि बोलने का अधिकार नहीं है, कोई भी भाषण नहीं हो सकता था, पब्लिक मीटिंग नहीं हो सकती थी। तो ये सब चीजों पर बैन लगाकर इस तरह से जो संविधान को भी आपने डिरेल किया, लोगों की स्वतंत्रता को भी आपने हनन कर दिया। तो उस समय लोगों में डर था, इसलिए लोग सरकार के विरोध में बोलते नहीं थे, क्योंकि जो बोलेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये भी कहा गया कि देखिए, ये आपके भले के लिए आपातकाल लगाया गया है, अब जो ट्रेन है वो समय पर चलेंगी, लोग ऑफिस में ठीक समय पर आएंगे, लेकिन ये सब डर के चलते था। आपातकाल के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई तो संविधान का क्या हुआ? क्या उसे और मजबूती दी गई या वो जो कमजोरी थी वो बनी रही आने वाले सालों में भी? एक बात इसमें मैं और कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही खतरनाक अभियान उस समय चलाया गया था, वो था जबरन नसबंदी का। और उसमें लोगों को पकड़ पकड़ कर अविवाहित लोगों की भी नसबंदी की गई। जितने सरकारी कर्मचारी थे, अध्यापक थे, उनको टारगेट दिए गए कि आपको 1 सप्ताह में इतने पुरुषों की नसबंदी करनी है। वो भी एक बहुत ही खतरनाक ऐसा कार्यक्रम था जिससे जनता में बहुत रोष हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि इमरजेंसी क्यों हटाई गई? उस समय दुनिया भर में, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है, तो दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक देश थे उनका दबाव पड़ रहा था इंदिरा गांधी पर कि आप लोकतंत्र होते हुए भी लोकतंत्र की हत्या कैसे कर सकती हैं। तो उस दबाव में आकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपात समाप्त किया और ये भी सोचा कि अब मैं चुनाव घोषणा कर रही हूँ तो चुनाव में तो लोग हमारे साथ होंगे ही, क्योंकि लोगों को हमने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। लेकिन जो परिणाम सामने आए बिल्कुल ही एक तरफा हुआ। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में उस समय के बहुत से विपक्षी दलों ने अपनी पार्टियों का अस्तित्व समाप्त करके जनता पार्टी बनाई और जनता पार्टी को बहुत ही भारी बहुमत से लोगों ने विजयी कराया और इस तरह से आपातकाल का काला अध्याय समाप्त हुआ और नई सरकार ने उन सब नियमों को समाप्त किया जिसके चलते लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है और आगे भी लोकतंत्र को कोई खतरा ना हो, इसकी भी व्यवस्था की गई। तो ये था भारत के इतिहास का वो काला अध्याय जब एक लोकतांत्रिक देश की आत्मा को दबोच लिया गया था। संविधान कोई पत्थर की शिला नहीं बल्कि एक जीवन संकल्प है जिसमें जनता की आजादी, समानता और न्याय की गारंटी है। जब भी सत्ता बेलगाम होती है संविधान खतरे में आ जाता है और तब जरूरत होती है जागरूक नागरिकों की जो न सिर्फ सवाल पूछें बल्कि जवाब भी मांगे। आज हमने जो सुना वो सिर्फ अतीत नहीं है, वो एक चेतावनी है ताकि हम दोबारा वही गलती ना दोहराएं। ऐसे में जरूरत है जागरूक रहने की और संविधान को बचाने की। नमस्कार। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे आपातकाल के 50 साल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और पत्रकार सौरभ शुक्ला।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है